सबसे आम सवाल यह है कि हम पिछले कई महीने से सुन रहे हैं कि आईएमएफ प्रोग्राम आ रहा है, आईएमएफ प्रोग्राम आ रहा है। तो आईएमएफ का प्रोग्राम कहाँ अटका हुआ है और जो इसहाक डार साहब ने जो अमेरिका जाना था उनको किसने रोका है वहाँ जाने से? ये बहस हुई, फिर दम तोड़ गई, लेकिन सवाल बाकी रहा कि ये पाया तकमील को क्यों नहीं पहुँच रहा और कब ये प्रोग्राम दोबारा शुरू होगा और 1 अरब डॉलर पाकिस्तान को मिलेंगे। दूसरा सवाल यह है कि महंगाई की शरह और पाकिस्तान की जो मुआशी ग्रोथ है, इसके हवाले से पाकिस्तान दुनिया भर के जो इदारों ने पाकिस्तान के लिए तखमीने लगाए थे, वो सारे तखमीने गलत क्यों हो गए और वो तखमीने अपने हदफ को क्यों नहीं पहुंच सके? मसलन आईएमएफ ने जो कहा था कि पाकिस्तान की महंगाई में जो महंगाई की शरह है वो 10% रहेगी, वो 21.9 अरब तक क्यों पहुंच गई? या वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि मुआशी ग्रोथ जो है वो अक्टूबर 2022 में 2% की पेशगोई उन्होंने की थी, तो वो फिर 4% पर क्यों आ गई, नीचे क्यों चली गई? एक और अहम सवाल यह है कि डॉलर का क्या बनेगा और डॉलर कहाँ जाके रुकेगा? और मौजूदा सूरत हाल में सबसे अहम सवाल ये कि क्या हुकूमत के पास 21 अरब रुपए नहीं है जो वो स्पेयर कर सके इलेक्शंस को देने के लिए? तो ये तमाम सवाल आज हम प्रोग्राम में उठाने जा रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहते हैं। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब। और आलिया हमजा हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। तमाम मेहमानों को शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपके ख्याल में ये जो कई शराइत पाकिस्तान ने IMF की मान ली हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक ये प्रोग्राम अटका हुआ है, शायद दोस्त ममालिक से कुछ एश्योरेंसेस चाहिए हैं, आपके ख्याल में सिर्फ यही एक वजह है क्यों IMF का प्रोग्राम अभी तक जो है वो पाकिस्तान के लिए बहाल नहीं हो सका और क्यों 1.1 अरब डॉलर नहीं मिल रहे? बहुत शुक्रिया आपका। पहले मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तान की सलामती को संगीन तरीन ख़तरात और संगीन तरीन चैलेंजेस दरपेश हैं, मगर बदकिस्मती से पूरी कौम जो है वो आइनी और सियासी मसाइल में उलझ गई है और जो असल ख़तरात हैं वो पीछे चले गए। जहाँ तक IMF का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ वो सब मिल के जितनी बर्बादी पाकिस्तान की करा सकते थे वो उन्होंने करा दी। अब हमें IMF से किस्त मिल जाएगी, और लेकिन किस्त मिलने से सिर्फ एक फ़ायदा होगा और वो ये होगा कि जो बहरान इमीडिएट था वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ जिस पर कौम को हमें सोचना है, वो ये सोचना है कि जो खौफनाक चैलेंजेस इसके बाद सामने आएंगे, मैं एक एक जुमले में कोशिश करूँगा वो बता दूँ, ताकि वो चीज़ है जिस पर कौम को ज़रूरत है। वो तो पैसा तो मिल जाएगा, जो अब सब कुछ होता है हो चुका है। पहला बात यह है कि अगले 3 वर्षों में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो जौहरी क़ुव्वत है उसको 80 बिलियन डॉलर्स 80 अरब डॉलर से ज़्यादा के बैरूनी कर्जे अगले 3 वर्षों में वापस करने हैं, जो जाहिर है कि हम अपने वसाइल से नहीं अदा कर सकते, इसमें किसी को कोई शुबा नहीं है। लेकिन ये बात भी यकीनी है कि ये पैसे हमें आम हालात में बाहर से नहीं मिलेंगे, जैसे कि बाजी में मिलते रहे थे। कर्ज़ों की रीशेड्यूलिंग में अभी कोई बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। तो ये एक ऐसा ख़तरा है जिससे मईशत की सलामती, पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम और पाकिस्तान की मईशत और आवाम सब जुड़े हुए हैं। ये पहला सवाल है कि अगर ये नहीं हो तो ये किन शराइत पर होगा, पहला सवाल। दूसरी तो यह है कि मेरे मुल्क के जो इम्पोर्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट से दुगनी हैं और 4 वर्षों में हमने 105 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस से इसको पूरा किया है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हुकूमत ने और स्टेट बैंक ने और सियासतदानों ने ये तस्लीम कर लिया है कि इस हमारे हुंडी हवाले का कारोबार बढ़ा है, सट्टेबाजी बढ़ी है, और स्टेट बैंक ने तो ऑफिशियली कहा कि इंपोर्टर्स जो है अपने पैसे अरेंज करें, हमारे पास नहीं है। और ये कहा गया कि जनाब ये पैसे हमने हुंडी हवाले से पूरे कर दिए हैं। तो 4 वर्षों में 105 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज आई थी। अगर 2024 में जो मुझे खदशा है वो ये है कि IFATF ये सवाल उठाएगा कि भाई ये जो हुंडी हवाले का कारोबार है, जिसे आप खुद कह रहे हैं, जिसकी वजह से आपका डॉलर रुपी 178 से 288 पर आ गया, तो यही तो मनी लॉन्ड्रिंग है, यही तो टेरर फाइनेंसिंग है। तो वो सवाल फिर आ जाएगा। और अगर उस पर कदम लगी जो कि 30 अरब डॉलर सालाना की आपकी रेमिटेंसेज है, तो फिर पाकिस्तान का क्या? ये दूसरा आम तो डॉक्टर साहब आप अभी देख रहे हैं कि जी बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब क्या आप अभी देख रहे हैं कि ये सऊदी अरब के बाद UAE की एश्योरेंस के बाद ये पैसे आ जाएंगे और उसका इम्पैक्ट जो है वो क्या इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा जिसकी हम तवक्को लगाए बैठे हैं? एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, वो ये आएगा कि बहरान की कैफियत फिलहाल ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। जैसे आपने तो ग्रोथ कहा 0.4 शायद सिफर ही हो जाए, शायद मनफी भी चली जाए। तो ये तो बहरानी कैफियत ख़त्म होगी। अज़दहा जो है चैलेंजेस का वो हमारे सामने है।
जो अब आना शुरू होगा, मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, क्योंकि IMF का प्रोग्राम जून में ख़त्म हो रहा है। अब आगे की सोचें ना, ये तो हो ही जाएगा। उन्होंने जितनी तबाह करना था, अब जो खतरात थे जो मैंने आपको दो तो बता दिए थे, तो अगर आप कहें तो दो और एक जुमले में बता दूं कि ये रेमिटेंसेस से जो कदगन लगी। तीसरा ये था, बता दीजिए। क्या हमारी कौम इस बात के लिए तैयार है कि जो रेमिटेंसेस आती हैं इसका बड़ा हिस्सा बाहर वापस चला जाता है? सुप्रीम कोर्ट में ये बताया गया। क्या आज ये कानून मौजूद नहीं है कि आप मार्केट से डॉलर खरीदें और उसको बैरून करेंसी अकाउंट में पाकिस्तान में बैंकों में जमा करें और बैर भेज दें? अगर एक साल में 15 अरब डॉलर इस तरह से गए और 1 अरब डॉलर के लिए आप अपनी नाक रगड़ रहे हैं, जौहरी प्रोग्राम को खतरे में डाल रहे हैं, मगर ताकतवर तबकों को खुश रखने के लिए कोई ये बात नहीं कर रहा कि भाई ये आप तालीम के लिए पैसा चाहिए तो भेज दें, इलाज मुआवजे के लिए चाहिए। ये जो 15-15 अरब डॉलर मार चोरी का पैसा, जायज़ पैसा, नाजायज़ पैसे से डॉलर खरीद के बाहर जा रहा है, ये किसकी खिदमत कर रहे हैं? ये इतना बड़ा और बाहर प्रॉपर्टियां खरीदी जाती हैं जी, तो असासे बनाए जाते हैं। लेकिन मेरे राइट सर, मैं ये प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, एक जो सवाल इस वक्त हर शख्स के जहन में है, मुआशी अदम इस्तेहकाम और सियासी अदम इस्तेहकाम और फिर इंतखाबात, इस वक्त ऐसा लगता है कि तमाम चीज़ें लोगों ने वैसे ही रोक ली हैं, कारोबारी हजरात ने पैसे रोक लिए हैं, कारोबार चल नहीं रहा, मामला आगे नहीं बढ़ रहे कि जी इलेक्शन होंगे तो पता नहीं नई पॉलिसीज़ क्या आएंगी, नई हुकूमत क्या लेकर आएगी। सवाल मेरा ये है कि आपके ख्याल में पाकिस्तान की इकॉनमी का साइज़ देखते हुए, मौजूदा मुआशी हालात देखते हुए और 700 अरब रुपए का जो डेवलपमेंट बजट है उसमें से 470 अरब रुपए का बाकी पड़ा होना देखते हुए, ये जो हमारा जो बाकी फंड्स पड़े हुए हैं, आपके ख्याल में 21 अरब रुपया रिलीज़ किया जा सकता है? प्रैक्टिकली ये मुमकिन है या नहीं है? मैं सिर्फ एक जुमला इस पर कहूँगा, फिर आप मुझे थोड़ी सी इजाज़त दे दीजिएगा जो बात मैं करना चाह रहा हूँ। अगर हुकूमत पाकिस्तान चाहे सर तो 21 अरब क्या दे सकती है, कोई गया गुजरा मुल्क नहीं है। मगर मैंने शुरू में जो जुमला कहा था, मैं चाहता हूँ ज़रा सा आप मुझे इजाज़त दे दें। 80 अरब डॉलर के जो आपको कर्जे वापस करने हैं, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। ये हम आग से खेल रहे हैं कि IMF का प्रोग्राम मिलने के बाद ये पैसे आपको मिल जाएंगे। इस गलत फहमी को दूर कर दीजिए। ये पाकिस्तान की सलामती का मामला है, वो ज़माने ख़त्म हो गए। देखिए, शौकत तरीन ने भी क्या कहा है पिछले दिनों, ज़्यादातर बातें उनकी सही नहीं होती, मगर एक बात सही उन्होंने कह दी। वो कहा कि पाकिस्तान को चाहिए कि 97 बिलियन डॉलर्स के कर्जों की रीशेड्यूल करा दें। यानी वो ये कह रहे हैं कि अगर ये 97 बिलियन के कर्जे आप रीशेड्यूल नहीं कराते तो बाहर से आपको इतना पैसा नहीं मिलेगा कि आप बच सकें। लेकिन वो जो चीज़ भूल गए, वो ये भूल गए कि 97 बिलियन डॉलर्स में से बहुत बड़ा हिस्सा है IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, जो रीशेड्यूल नहीं हुआ करते, वो तो आप अलग कर दीजिए। फिर वो ये भी भूल गए कि पेरिस क्लब के कर्जे मुशर्रफ साहब 2030 तक वॉर एंड टेरर के बदले रीशेड्यूल करा चुके हैं। अब आपके पास बचा नहीं है रीशेड्यूल करने के लिए। तो मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आप IMF से किस्त मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये 80 अरब डॉलर का आपको कर्जे नहीं मिलेंगे IMF के पास दोबारा जाने के बावजूद। इल्ला ये कि आप कौमी मुफादात से कुछ मुखालिफ शराइत अमरीका की माने, जो सब समझते हैं कि क्या है। एक इस चीज़ को आप जहन से बिल्कुल हटाना बिल्कुल गलत बात होगी। ये बहुत संगीन बात है। मुल्क होगा तो इस दय से बचेंगे तो ये सारे इल्ज़ाम तराशियाँ जो है वो करते रहेंगे। नंबर एक बात तो मैं बता दूँ। दूसरी बात जो मैं चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो रेमिटेंसेस का मैंने आपको बताया, IMF चाहे जब चाहे उसके ऊपर कतगन लगा सकता है। ये इसमें सॉरी FATF, क्योंकि आपने तस्लीम कर लिया है कि आप वो बात कर रहे हैं। तो तीसरी बात ही मैं कह रहा था कि जो सरमाए का फरार हो रहा है, इसको अगर कोई पार्टी रोकने के लिए तैयार नहीं है तो फिर ये कैसे होगा कि बैरूनी करेंसी में पैसे जमा करके बाहर भेज दें। अब जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि वक्त नहीं होता, मैं आपको साबित कर सकता हूँ कि मईशत की तबाही में इमरान खान साहब की पार्टी और PDM दोनों का हाथ है। मैं आपको साबित कर सकता हूं, जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मगर ये इस वक्त आपका मसला नहीं है, तो आप मुझे ये कहने की इजाज़त दे दें कि अगर ये नहीं हो सकता तो अगर जरदारी साहब ये कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे वज़ीर दफ़ा ये कहते हैं कि जी हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि जौहरी क़ुव्वत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जिसमें अमेरिका और चीन का बड़ा इंटरेस्ट है, वो अगर खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट करता है तो बहुत फ़र्क पड़ता है। आपकी रूह कांप जाएगी कि जब उसके बाद पाकिस्तान को कहा गया। तो अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि हमने डिफ़ॉल्ट करना है और उसके बाद उनकी शराइत मान के कौमी मुफादात के ख़िलाफ़ फैसला करना है, तो आप ये सियासी बहस करते रहें कि किसकी गलती है किसकी नहीं है। नंबर एक तो बड़ी आम बात यह है, पैसे आपको नहीं मिलेंगे कौमी मुफादात के ख़िलाफ़ फैसला किए बगैर। कौम को हमें ये सोचना है कि ये हो क्या रहा है, कि नहीं मिलेंगे आपको पैसे, इतनी आसानी के साथ नहीं मिल जाएंगे। चीन के मुताल्लिक मैं आपको बता दूँ, वो हमारा दोस्त ज़रूर है, मगर चीन इस वक्त आलमी मालियाती निज़ाम में अपना हिस्सा ले रहा है। वो इस बात को मान चुका है मगरबी ताकतों के साथ
कि आलमी निज़ाम से हटके वो पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा। तो अगर आलमी निज़ाम में वो पाकिस्तान की मदद नहीं की जाती, FATF टूट पड़ता है, तो चीन आपकी मदद नहीं कर सकेगा। और ये बात भी मैं आपको बता दूं, हम सियासत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। चीन हमसे ये मुतालबा करने वाला है कि CPEC इस कनेक्टिविटी, और भारत को उसने शामिल किया, ब्रिक्स में पाकिस्तान को शामिल नहीं किया ब्रिक्स के अंदर। तो वो चीन हमसे ये कहेगा कनेक्टिविटी के लिए भारत को आप ज़मीनी रास्ते से दें, राहदारी कमर्शियल के लिए, जो आप 1948 से कह रहे थे कि कश्मीर के बगैर नहीं होगा, वो देना पड़ेगा। और ये हम भी अभी भूल गए हैं कि G20 का जो इजलास हो रहा है नई दिल्ली में, वहाँ पर ये फैसला हुआ है कि उसकी कुछ मीटिंग्स जो हैं, कुछ मीटिंग्स, समिट नहीं, कुछ मीटिंग जो हैं वो मकबूजा कश्मीर में होंगी। देखिए आप, हम कहाँ जा रहे हैं? पाकिस्तान बचाने की बात करें, किसने किया किसने नहीं किया, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि दोनों पार्टियों के जिम्मेदार हैं। सबूत कर दे सकता है, लेकिन इस वक्त मसला ये है, हमको चाहिए डिस्कशन ये। लेकिन डॉक्टर साहब ये समझाइए। जी 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 डॉक्टर साहब, अभी हमें $1 अरब के लाले पड़े हैं और हम चाहते हैं कि किसी तरह $1 अरब आ जाए। हमारी जो इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो $4.2 अरब हैं। ये जो 3 साल में $80 अरब के कर्जे वापस करने हैं, इसमें से आप कह रहे हैं कि बेशतर जो कर्जे हैं वो रीशेड्यूल हो नहीं सकते। तो फिर होगा क्या अगले 3 साल में? क्या मंजरनामा होगा? जो नई हुकूमत आएगी वो भी क्या करेगी? देखिए, नई हुकूमत आएगी, दोनों में से कोई भी है, वो ये कहेंगे कि मईशत तबाह बर्बाद है। अगर PTI आती है तो वो कहते हैं ये तबाह करके भाग गए, अब 4 साल आप कुर्बानी दें। और कौमी मुफादात के खिलाफ फैसला किए बगैर अमेरिका आपको यह कर्जे नहीं दिलवाएगा आपसे। इसलिए वजह मैं बता दूं, हेनरी किसिंगर का आप बयान पढ़ लें, हमारे लोग मेहनत नहीं करते। हेनरी किसिंगर ने कहा था कि दहशतगर्दी की जंग असल जब होगी वो उस वक्त शुरू होगी जब अमेरिका में हमारी कार्रवाइयाँ ख़त्म हो चुकी होंगी और उसका महवर अफगानिस्तान से बाहर होगा। वो ये जो हो रहा है, पाकिस्तान को कहा जाएगा कि अगर आपको पैसे चाहिए तो आप अपने जौहरी प्रोग्राम की तरफ भी जाएं और मशरिक़ी वस्ता के तनाज़े में भी मुलव्विस हों और आपसे डू मोर। तो ये इस तरफ वो आपको ले जाया जा रहा है। तो या तो आप डिफ़ॉल्ट करके वो शराइत मानेंगे, या आप पहले ही मान लेंगे कंफर्ट जोन में जाने के लिए। हमें कौम को ये सोचना है कि अगर इंतखाबात से पहले इस्लाहात को कानूनी शक्ल नहीं दी गई, टैक्सों के लिए और जो है तवानाई के लिए, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4), तालीम सेहत, तो पाकिस्तान की सलामती को जो खतरात होंगे वो इतने ज़्यादा होंगे कि ये बातें बहुत छोटी लगने लगेंगी कि PDM ने तबाह किया या इमरान खान ने तबाह किया। असल चीज़ ये है कि कोई भी पार्टी मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, वो इस्लाहात नहीं कर सकती। तमाम मिलके कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट तो मजबूर कर सकती है 184(3) के तहत, क्योंकि 184(3) के तहत वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का केस सुनना सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार से बाहर था, लेकिन उन्होंने फैसला कर दिया। लेकिन ये हम क्यों भूल रहे हैं कि 21 अरब अभी आप दे दें। मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ, अगर आपने इलेक्शन करा ली, एक पार्टी आ गई, अगर 2 महीने के बाद वो फिर असेंबली तोड़ दे तो फिर $22 अरब देंगे, $22 अरब रुपए देंगे। भाई तमाशा ये नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। आप सिर्फ एक ही चीज पे बात आप फरमा रहे हैं कि बहरान इससे बहुत ज्यादा संगीन और संजीदा है जितना इसको दिखाया जा रहा है या लिया जा रहा है। जो हम बहस कर रहे हैं, इस बहस से अंदाज़ा ये बहस जो है उसका इहाता नहीं कर पा रही जितना संगीन वो ये बहरान है। आपकी बात से मैं ये समझाऊं, मैं एक गैलप बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स का जिक्र